यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतने सारे लोग इतने टाइम से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का हल्ला मचा रहे हैं सारे लेफ्टिस्ट, अभी तक वायर ने इस पे कोई कुछ वीडियो क्यों नहीं बनाया है जी? अच्छा, बना दिया। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये इस वीडियो का और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है एंटी नेशनल और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, इन सब चीज़ों का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे बेसिक मुद्दा ये है कि इस समय में मोदी गवर्नमेंट का समय है और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में इन दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों चीज़ बिल्कुल एक जैसी हैं। वाह सुनील बाबू। तो इससे पहले कि हम इस प्रोपेगेंडा को, इस एजेंडा को ठीक से देखना शुरू करें, एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और ये कॉन्सेप्ट है फॉल्स इक्विवेलेंस। फॉल्स इक्विवेलेंस का मतलब ये हुआ कि आप दो चीजें देखते हैं और कहते हैं कि ये दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं और आप इन दोनों की कड़ी और बराबर निंदा करते हैं, जबकि इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक उदाहरण हुआ फॉल्स इक्विवेलेंस का कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। हाँ, मेरा मानना यह है कि दोनों चीजें खराब हैं, लेकिन दोनों चीजों में अभी जमीन आसमान का फर्क है। उसी तरह से जो ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जिसकी लोग बात कर रहे हैं और 1975 की इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। The word anti-national has been popular in this country once before. During the emergency, it was used to target dissenters and activists who challenged the government, especially when they worked with donors, intellectuals and journalists overseas. तकलीफ क्या है कि आप इसको अगर इमरजेंसी से कंपेयर करते हैं आज के हालात को, जो कि इमरजेंसी जैसे बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश ये है कि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे यार, उस समय जो इमरजेंसी थी वो बिल्कुल आज के जैसी ही तो थी, हालत जो है वो बिल्कुल आज जैसी है, ऐसा कुछ नहीं था। या तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के जो हालात है ये इमरजेंसी जैसे खराब है। दोनों चीजें बिल्कुल झूठ है। Swamy is an MP in the Rajya Sabha and he's been in and out of parliament since 1974, the year before Indira Gandhi declared a state of emergency. When that happened, in June of 1975, thousands of opposition activists from both the left and the right were immediately put in jail. They needed dissident voices to come and help them understand what was really going on. So in December of 1975, he flew to London. And he entered an international network which was campaigning with Western governments, journalists and intellectuals to expose the hijack of power in India. तो कह रहे हैं कि फॉरेन प्रेस को इस्तेमाल करके जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई थी और ये हुआ हमारा दूसरा फॉल्स इक्विवेलेंस कि लोग बाहर जाके फॉरेन प्रेस को यूज करके जागरूकता फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान के ज्यादातर जो अखबार थे सबको बंद करा दिया गया था या फिर सबको डरा के रखा गया था कि तुम जो गवर्नमेंट कह रही है वो छापोगे। भारत में रहने वाले बाहर के जितने भी न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जैसे टाइम्स ऑफ लंदन, डेली टेलीग्राफ, वॉशिंगटन पोस्ट, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, लॉस एंजलिस टाइम्स, सबको भारत से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि तुर्कमान गेट में संजय गांधी के ऑर्डर के तहत जो प्रदर्शनकारियों को मारा गया था, उस घिनौनी हरकत को भी मीडिया को कवर नहीं करने दिया गया था। और आप क्या बात कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है जब आप इस समय की बात करते हैं और इमरजेंसी की बात करते हैं। पहले ये बढ़ाओ, हजार लोगों को राजीव गांधी के ऑर्डर के तहत जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कराई गई थी। लाख लोगों को जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया था जो गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते थे। आर्टिकल्स 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो आदमी की जो एक पर्सनल आजादी होती है उसको बचा के रखता है एक डेमोक्रेसी में। तो आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो अगर लीगली ये गलत है तो किसी भी आदमी को मारा या जेल में नहीं डाला जाएगा। तो इसको हटा दिया गया था इमरजेंसी में, हेबियस कॉर्पस को हटा दिया गया था इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में ये याद रखने की बहुत जरूरत है कि इमरजेंसी में आदमी के जीने के हक को हटा दिया गया था। ये आज के माहौल से बिल्कुल अलग है। Early on, the New York Times and the Times of London carried ads that demanded the release of JP, the leader of the opposition. और ये एक और फॉल्स इक्विवेलेंस आया।
ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वो जेल में थे उस टाइम पे, तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको उठा के भी जेल में डाल दिया गया था। उसको आप कंपेयर कीजिए आज के टाइम से, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है उससे कंपेयर कीजिए। आज के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल बाबा, वो जेल में डालने की तो दूर की बात है, वो इतना खतरनाक चिलैक्स कर रहे हैं कि आजकल मानसरोवर घूम के आए हैं। The Hindutva leader M.G. Chitkara claimed that overseas activism was one of the decisive factors that upset the calculations of the dictatorial regime here. फिर आया फॉल्स इक्विवेलेंस। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द है ये है डिक्टेटोरियल रिजीम, यानी तानाशाही शासन। तो ये मेंटल जिम्नास्टिक्स यार कमाल का है। Nice. आप मोदी गवर्नमेंट को, आज की इलेक्टेड चुनी हुई गवर्नमेंट को अगर तानाशाही से कंपेयर कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे झूठ है। आजकल ऑपोजिशन के लीडर, आजकल जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, आजकल जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, जो भी हैं, वो तरह तरह की बातें सुनाते रहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को, तरह तरह की गालियां देते रहते हैं मोदी को, मौत का सौदागर बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। तो अगर इमरजेंसी होती भैया तो ये सब बोल पाते? अगर इमरजेंसी होती तो सीधे उठा के जो भी ये सब बोलते हैं मोदी को, सीधे उठा के जेल में डाल दिया जाता उनको। काहे की इमरजेंसी? The PM accused international news outlets of foreign interference. In 1976, Indian embassies were told to compile a blacklist of Indians who indulged in anti-national and unpatriotic activities, which really just meant opposing the emergency. हाँ, शाबाश, लगाओ एक और भैया। तो देखिए, एंटी इंडिया एलिमेंट, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, अनपेट्रियोटिक एक्टिविटीज की जो बात हो रही है वो इमरजेंसी में। देखिए, सिचुएशन ऐसा था कि आप भारत में कोई खबर पब्लिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत के जितने भी अखबार थे उनको बंद करने की या तो कोशिश की गई थी या फिर उनको जबरदस्ती फोर्स किया गया था कि आप जो गवर्नमेंट कह रही है वो छापिए। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट से सहमति नहीं रखते थे उनके ऑफिस को इंदिरा गांधी ने बिजली देना बंद कर दिया था। और अनपेट्रियोटिक एक्टिविटीज की जो बात कर रहे हैं, तो जो लोग उस समय पे गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण और बाकी लोग थे, वो लोग भारत के टुकड़े नहीं होने देखना चाहते थे, वो लोग भारत के समाज का विभाजन नहीं चाहते थे। आजकल कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जो कहते हैं कि तमिलनाडु का भारत से कोई लेना देना नहीं है, जो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का भारत से कोई लेना देना नहीं है, जो कहते हैं कि जो SC ST लोग हैं उनका भारतीय समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारतीय समाज से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। तो ये सीधे सीधे भारत के समाज का विभाजन करने की बात है और भारत के टुकड़े करने की बात है। तो भैया ये तो एंटी नेशनल की परिभाषा हुई। और देखिए, ये कहते हुए मैं ये भी समझता हूँ कि आप ये एंटी नेशनल जो शब्द है वो सीधे इस तरह किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर जो ये जो शब्द है एंटी नेशनल, इसका जो महत्व है ये खत्म हो जाता है। तो इस बात से मैं वायर से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर कोई कुछ बोलता है जो हम पसंद नहीं करते तो सीधे हम उसको एंटी नेशनल नहीं बोल सकते। तो वायर ये पॉइंट भी मैं समझता हूँ कहने की कोशिश कर रहा है और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन आज के समाज में ऐसे लोग हैं जो इस देश के टुकड़े चाहते हैं, जो इस समाज का विभाजन चाहते हैं, तो उनको जो वो कर रहे हैं वो कहना बिल्कुल जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं भारत में जो नक्सलियों को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, और नक्सली क्या चाहते हैं कि भारत की जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको हटाकर नक्सली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डाल दी जाए जबरदस्ती। इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी और क्या हो सकती है? According to some reports, the RSS has received millions of dollars in overseas funding, much of it from foreign citizens. अरे वाह, शाबाश, फिर ये बात आई RSS की, तो भैया एक और लगाओ शाबाश। स्वतंत्रता के समय से हिंदुओं के पास, स्पेशली जो मिडिल क्लास हिंदू हैं, जो लोअर क्लास हिंदू हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जो मंदिर हैं, मंदिरों को गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है। और आप अब देखिए कि जो ये मदरसे हैं, जो ये मस्जिदें हैं, इनको बाहर से पैसे आते हैं करोड़ों करोड़। ये जो चर्च हैं, ये जो मिशनरी हैं, इनको बाहर से पैसे आते हैं करोड़ करोड़। ये जो लेफ्टिस्ट NGO हैं, जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको पैसे बाहर से आते हैं करोड़ करोड़। ये जो नक्सली हैं जो रहते हैं ट्राइबल एरिया में, लेकिन हर साल इनके पास सबसे बढ़िया हथियार रहते हैं, कहाँ से आते हैं पैसे? बाहर से आते हैं करोड़ों। तो ये इन सब को जो पैसे आते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी है। लेकिन RSS को जो बाहर के हिंदू पैसे देते हैं वो खराब है भैया, ये ना किया करो। अबे RSS से आपकी कोई भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन कम से कम जो हिंदू संगठन हैं वो इस देश को विभाजित होते देखना नहीं चाहते, वो इस देश के टुकड़े नहीं चाहते। लेकिन जो ये बाहर के जो कुछ NGO हैं, ये बाहर के जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो नक्सली ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हों, ये चाहते हैं कि भारत के समाज का विभाजन हो। What do Subramaniam Swamy and Arundhati Roy have in common? Not much, but the governments that accused them,
That's something to think about. अरे भैया इतना फॉल्स इक्विवेलेंस मत करो, मशीन खराब हो जाएगी। तो अब ये कंपेयर कर रहे हैं अरुंधति रॉय से सुब्रमण्यम स्वामी को, कह रहे हैं कि दोनों जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों को एंटी नेशनल बोला गया था एक समय पे दूसरे समय पे। तो कंपेयर करते हैं दोनों को। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं इनके ओपिनियन से मैं एग्री नहीं करता काफी चीजों पे, लेकिन ये देश के विभाजन के, देश के बंटवारे की बातें नहीं करते। तो आप कह सकते हैं कि भाई हमें सुब्रमण्यम स्वामी पसंद नहीं है, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी के पॉलिटिकल ओपिनियन है वो हमको पसंद नहीं है। लेकिन अब इसको कंपेयर कीजिए अरुंधति रॉय से। अरुंधति रॉय जो है वो सीधे सीधे नक्सलियों को गांधीयन विद गन्स कहती थी। उन्होंने हमेशा नक्सलियों का सपोर्ट किया है, खुल्लम खुल्ला। ये नक्सली जो पुलिस को मारते हैं, ये नक्सली जो सीआरपीएफ के जवानों को मारते हैं, ये नक्सली जो मासूम लोगों को मारते हैं जो उनके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं है। और उसके ऊपर से अरुंधति रॉय जो हैं ये कश्मीरी जो सेपरेटिस्ट हैं, जो कश्मीर को भारत से काटना चाहते हैं, उनको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करती है। ये हमेशा खुल्लम खुल्ला आके कहती हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए। अबे अगर तुम देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हो तो ये तो सीधे सीधे एंटी नेशनल हुआ, और कितना एंटी नेशनल हो सकता है कोई। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि अगर मेंटल जिम्नास्टिक्स और फॉल्स इक्विवेलेंस, अगर ये दोनों ओलंपिक के स्पोर्ट हो गए ना, तो वायर को भेजो, गोल्ड पक्का है देश का। चाहे लोग कितना भी चीखें, कितना भी चिल्लाएं, सीधी सी बात ये है कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको मोदी गवर्नमेंट से कुछ परेशानियां हैं, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ चीजें कही थी और उस पर पूरी तरह से वो खरे नहीं उतरे। ये बात मैं समझ सकता हूँ, ये बात बिल्कुल जायज है और इस बात पे आप क्रिटिसाइज कीजिए बीजेपी गवर्नमेंट को, कोई तकलीफ नहीं मुझे। लेकिन गवर्नमेंट को, सरकार को क्रिटिसाइज करना और ये कहना कि ये फैशिस्ट सरकार है, ये फंडामेंटलिस्ट सरकार है और आज का समय इमरजेंसी है, बिल्कुल सीधे सीधे गलत है भैया। तो ये था आज का एपिसोड। मुझे आशा है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। तो मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि अभी का समय जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जिसको लोग बोल रहे हो बिल्कुल इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जैसा है। अगर आपको लगता है तो आप बताएं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तो भी मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज का शो पसंद आया तो प्लीज आज के शो को एक लाइक दे दें, और अगर जो हम यहाँ करते हैं शाम शर्मा शो पे वो आपको पसंद है तो प्लीज आप शो को नीचे यहाँ सब्सक्राइब करें और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।